हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ रेगुलेशन 9 से लेकर रेगुलेशन 13 तक चर्चा करेंगे। इसमें क्या है, पहला आपका क्या है, रेगुलेशन 9 में नोटिस ऑफ डिजीज है। नोटिस ऑफ डिजीज क्या है, माइंस एक्ट का सेक्शन 25 में बताया गया है कि नोटिफाइड डिजीज होता है क्या है। नोटिफाइड डिजीज आपका टोटल 8 है। किस किस ईयर किसको इंक्लूड किया गया वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और कौन कौन सा ही सारा चीज़ें भी आएगा। सबसे पहले हम लोग आपके साथ ये चीज़ चर्चा करते हैं कि नोटिफाइड डिजीज, जब आपको ऐसा डिजीज जिसको सेक्शन 25 में बताया गया है माइंस एक्ट में, वो सूचना मिलने के, किसको सूचना मिलने के, ऑनर एजेंट या मैनेजर को। ऑनर एजेंट या मैनेजर को ये पता चल जाता है कि फलाना पर्सन को कोई नोटिफाइड डिजीज हुआ है, तो उसको सूचना मिलने के 3 दिन के अंदर फॉर्म 5 में वो चीफ इंस्पेक्टर को, रीजनल इंस्पेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, 4 आदमी हो गया, और 5वां आपका इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मेडिकल को देना होता है। कितने दिन के अंदर? 3 दिन के अंदर। कौन देता है? ऑनर एजेंट मैनेजर। कब देता है? उस बीमारी का सूचना मिलने के 3 दिन के अंदर। ये समझ गए? कौन सेक्शन में है? सेक्शन 25 में। कौन सा रेगुलेशन में? रेगुलेशन 9 में। ये समझ गए? रेगुलेशन 9 में है, माइंस एक्ट का सेक्शन 25 में है। कौन देता है? ऑनर एजेंट या मैनेजर देता है। किसको देता है? तो आपको चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, CAPC और आपको इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मेडिकल। कितने दिन के अंदर? सूचना मिलने के, बीमारी का पता चलने के 3 दिन के अंदर। कौन सा फॉर्म में? फॉर्म 5 में। यहां तक आप समझ गए। देखते जाइएगा, आपको याद भी करना यहीं पर। जब माइन में एम्प्लॉय किसी व्यक्ति को सेक्शन 25 का दिन कोई भी नोटिफाइड डिजीज होता है, जिसमें से आपका टोटल 8 है, तो ये 8 में से कोई बीमारी हो जाता है, आपका नोटिफाइड डिजीज होता है, तो आपका ऑनर एजेंट या मैनेजर तीनों में से कोई एक फॉर्म 5 में इस डिजीज का इन्फॉर्मेशन मिलने के 3 दिन के, बीमारी का सूचना मिलने के 3 दिन के अंदर चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, CAPC और इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मेडिकल को नोटिस देगा। कौन सा फॉर्म में देगा? फॉर्म 5 में देगा। कौन देगा? ऑनर एजेंट या मैनेजर देगा। समझ गए? आगे आते हैं। नोटिफाइड डिजीज कौन कौन सा? आपका 8 है। क्या क्या है आपका? एक तो सिलिकोसिस है, 1952 में जोड़ा गया था। आपका कोल माइनस न्यूमोकोनियोसिस, मैग्नीज पॉइजनिंग, एस्बेस्टोसिस 4 हो गया। नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉसेस, यहाँ पर R होगा। हियरिंग लॉसेस मतलब क्या होता है कि ज़्यादा साउंड में आप काम कर रहे हैं तो आपको क्या हो जाएगा? सुनने की बीमारी आ जाएगी। ये हो गया। कैंसर ऑफ लंग्स, कैंसर ऑफ लंग्स और द स्टोमक और द प्लेरा एंड द प्रिटोनियम। कंटैक्ट डर्माटाइटिस काउज बाय कंटैक्ट विद केमिकल, किसी केमिकल का कंटैक्ट बनाने के कारण आपको कंटैक्ट डर्माटाइटिस भी हो सकता है। ये समझ गए? स्किन के टाइप का बीमारी है। पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ड्यू टू ड्यू टू रेडियम, यहाँ पर होगा, ड्यू टू रेडियम और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज। ये समझ गए? ये 2011 में जोड़ा गया था, यहाँ पर आपका थोड़ा कट गया है। फॉलोइंग ऑक्यूपेशनल डिजीज शुड बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ नोटिफाइड डिजीज, जिससे सीडेरोसिस, बेरिलोसिस, आपका वो CO पॉइजनिंग, इसको भी नोटिफाइड डिजीज में इंक्लूड करना चाहिए। अभी जब आपका फिर से आपका हो सकता है कि अमेंडमेंट हो या फिर जब आपका नया फिर लागू होगा तो देखिएगा ये चीज़ आपका फिर से आ जाएगा। किसमें? नोटिफाइड डिजीज में। अभी तक हम लोग कितना पढ़ रहे हैं? टोटल 8 पढ़ रहे हैं। आने वाले टाइम में और आपका ये बाकी जो है वो आपका क्या हो जाएगा? आपका ये ऐड हो जाएगा। कौन कौन सा बताएं आपको? सीडेरोसिस, बेरिलोसिस और CO पॉइजनिंग। CO पॉइजनिंग ये याद रखिएगा। ये आप समझ गए। और एक बार मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ सिलिकोसिस, न्यूमोकोनियोसिस, खाली इसको हल्का हल्का याद रखिएगा। सिलिकोसिस, न्यूमोकोनियोसिस, मैग्नीज पॉइजनिंग 3 हो गया, एस्बेस्टोसिस 4 हो गया, नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉसेस 5 हो गया, कैंसर ऑफ लंग्स और द स्टोमक, ये आप याद मतलब इतना याद रखने से क्वेश्चन को पकड़ लीजिएगा। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस और पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, ये आप समझ गए। टोटल 8 नोटिफाइड डिजीज है। इस डिजीज का सूचना मिलने के 3 दिन के अंदर फॉर्म 5 में ऑनर एजेंट या मैनेजर आपको चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, CAPC और इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मेडिकल को सूचना देना होता है। ये हो गया, ये हम लोग डिस्कस कर लिए। अब आते हैं हम लोग चैप्टर 3। हालांकि इससे जुड़े क्वेश्चन हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी आते हैं चैप्टर 3 आपका माइंस रेगुलेशन का, जिसमें आपका एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ इट्स फिटनेस, इसके बारे में आपका रेगुलेशन 10 में बताया गया है। रेगुलेशन 10 में क्या बताया गया है? बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन। बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन में क्या बताया गया है कि जो आपका बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन है तो उसमें कितने मेंबर होते हैं? टोटल 6 मेंबर होते हैं। टोटल 6 मेंबर में कौन कौन होते हैं? आपका चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस होते हैं और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट और 5 आदमी होते हैं। उस 5 में से कौन कौन क्या होते हैं? उसमें से कम 3 जो होना चाहिए वो आपका डिग्री इन माइनिंग और आपका मैनेजमेंट, सुपरविजन, कंट्रोल एंड डायरेक्शन, इसमें आपका कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पहला क्या है कि ये जो आप जो 5 गो मेंबर जो आपको अपॉइंट जो करेगी, कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और साथ ही साथ आपका डिग्री इन माइनिंग होना चाहिए। हालांकि एक चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, डिग्री इन माइनिंग तो आपका मस्ट है, समझ गए, इस तीनों में से। और डिग्री इन माइनिंग के साथ आपके पास MCSD, मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन और डायरेक्शन में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम।
मिनिमम आपका 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, कम से कम 3 मेंबर आपका, एक तो आपका क्या हो गया चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और प्लस क्या 5 आदमी, तो इस 5 आदमी में आपका 3 आदमी आपका इस कैटेगरी का चाहिए और आपका कम से कम एक आदमी, कम से कम आपका एक आदमी इस कैटेगरी का चाहिए। इस कैटेगरी में क्या है, आपका डिग्री या उसके इक्विवेलेंट किसी इंस्टीट्यूट में सर्विस करता हो, डिग्री या कोई उसका इक्विवेलेंट कोई भी इंस्टीट्यूट हो उसमें क्या सर्विस करता हो, या फिर माइनिंग रिसर्च या प्लानिंग में लगा हो, माइनिंग में रिसर्च कर रहा हो या फिर माइन प्लानिंग में वो लगा हो, कम से कम एक आदमी, याद रखिएगा। तो 3 और 1 4 हो गया। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसमें से एक ही को लिया जाएगा, एटलीस्ट लिखा हुआ है, एटलीस्ट लिखा हुआ मतलब इसमें से एक क्या, इसमें 2 भी आ सकता है और इसमें क्या कम से कम इसमें 3 आएंगे ही आएंगे, कम से कम 3, याद रखिएगा। अब आप बोलिएगा कि सर एटलीस्ट 3 लिखा हुआ है तो इसमें से हम लोग 2 ले लेते हैं और ये बगल वाला से 3 ले लेते हैं, ऐसा कर लेगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। इसमें से कम 3 होना चाहिए, बाकी आप उसमें से 1 या 2 कर सकते हैं, ये आप समझ गए। और एक बार मैं आपके साथ चर्चा करता हूँ, बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन में टोटल 6 मेंबर होते हैं। सबसे ऊपर आपका चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस होता है और उसके बाद जो 5 मेंबर्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होता है। उस 5 में से कम 3 जो आपका डिग्री इन माइनिंग होना चाहिए और उसके पास मैनेजमेंट कंट्रोल सुपरविजन और डायरेक्शन का कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वो उसमें 3 आदमी, और जो आपका मेंबर होना चाहिए वो आपका एक मेंबर डिग्री या उसके किसी इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूट में क्या करता हो, आपका जॉब करता हो या नौकरी करता हो, वही चीज़ हो गया, या माइनिंग रिसर्च या प्लानिंग में वो लगा हो। ये आप 6 मेंबर के बारे में जान गए। आगे आते हैं, इसमें क्या बताया गया है कि मेंबर्स का टेन्योर कितना होता है। मेंबर्स का जो कार्यकाल होता है ना वो मैक्सिमम 3 साल होता है, ये आप समझ गए। लेकिन जो मैक्सिमम 3 साल होता है उसके बाद यदि जो अगला सदस्य आना हो उसको यदि अपॉइंट नहीं किया गया हो तो वो आगे उसके पद पर बना रह सकता है। तो 3 साल फ्रॉम अपॉइंटमेंट दे दिया है, या जब तक उसके अगले सदस्य का अपॉइंटमेंट ना हो जाए, ये क्लियर हो गया। आगे आते हैं, किसी भी मेंबर्स को हम लोग दोबारा अपॉइंट हम लोग कर सकते हैं, किसी भी मेंबर्स को, जो आपका जो बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन जो मेंबर्स होते हैं ना, तो किसी भी मेंबर्स को हम लोग दोबारा अपॉइंट कर सकते हैं, दोबारा, याद रखिएगा। ये चीज़ हो गया। कोई भी मेंबर्स यदि रिजाइन देना चाहता है, आपको नहीं काम करना है, तो आपको किसको देना पड़ेगा, सबसे ऊपर वाला आदमी। सबसे ऊपर आदमी कौन होता है, आपका चीफ इंस्पेक्टर, ये आप समझ गए। तो चीफ इंस्पेक्टर कौन होगा, आपका चेयरमैन होगा। तो आपको चेयरमैन को आपको क्या देना है, रिटर्न नोटिस देकर आप क्या कर सकते हैं, पद का त्याग कर सकते हैं, मतलब रिजाइन कर सकते हैं। यहाँ तक समझे। आगे आते हैं, यदि किसी व्यक्ति चाहे उसका मृत्यु हो जाए या किसी कारणवश वो काम को छोड़ दिया या फिर उसका पद खाली हो गया, तो जो बाकी उसके जगह पे जिस किसी भी आदमी को लाया जाएगा, तो वो उतना टर्म के लिए ही रहेगा जितना टर्म के लिए वो सीट का, मतलब जैसे मान लीजिए 3 साल में 2 साल तक वो काम किया, अब वो 1 साल काम नहीं करना चाहता है, तो जो नया जो अपॉइंट किया जाएगा ना वो आपको 1 ही साल के अपॉइंट किया जाएगा। ये याद रखिए, वही चीज़ लिखा हुआ है आपका कि बाकी पीरियड के लिए मेंबर बना रहेगा। ये हो गया। चेयरमैन को छोड़कर बाकी सही मेंबर्स का जो रिम्यूनरेशन है, जो भी भत्ता है, वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, चेयरमैन को छोड़ के। आगे, बोर्ड का सेक्रेटरी कौन होगा, आपका इंस्पेक्टर होगा या चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा नॉमिनेट कोई आदमी। ये हो गया। बोर्ड का मीटिंग कहाँ होगा, धनबाद में होगा या फिर चेयरमैन जहाँ चाहे। यहाँ तक आप समझे। इसमें हम लोग क्या आपके साथ डिस्कस किए हैं कि जनरली आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा एग्जाम में कि बोर्ड का मीटिंग कहाँ होगा, धनबाद में होगा या चेयरमैन जहाँ चाहेगा। ये हो गया। कोई भी बोर्ड का आदमी चीफ इंस्पेक्टर को छोड़कर यदि अपना वो रिजाइन करना चाहता है तो वो CIM को या चेयरमैन को रिटर्न नोटिस देकर वो रिजाइन कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति का मृत्यु होता है, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में से कोई मेंबर का मृत्यु होता है, तो यदि पद तो खाली हो गया तो उसके जगह पे जो नया आदमी आएगा ना, जितना उसका टेन्योर बाकी था उतना ही समय तक वो बना रहेगा। ये हो गया। टेन्योर कितना होता है, 3 साल, या उसका जो अगला आने वाला जो सदस्य है उसका जब तक अपॉइंटमेंट ना हो जाए तब तक वो बना रहता है। क्या एक मेंबर्स को दोबारा हम लोग अपॉइंट कर सकते हैं, एकदम 100% कर सकते हैं। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि बोर्ड का मीटिंग के लिए आपको, जैसे कोई बोर्ड का मीटिंग होगा तो मीटिंग के लिए आपको सूचना देना पड़ेगा ना, तो कम से कम आपको 10 दिन पहले आपको सूचना देना, लेकिन इमरजेंसी केस में आपको 2 दिन पहले सूचना देकर आपको मीटिंग कराया जा सकता है। वही चीज़ लिखा हुआ है कि कम से कम 10 दिन पहले बोर्ड का जो मेंबर थे उसको सूचना दिया जाएगा, लेकिन इमरजेंसी केस में आपको 2 दिन पहले देकर सूचना मीटिंग को बुलाया जा सकता है। ये समझ गए। यदि किसी कारण चेयरमैन आपका अब्सेंट हो तो उसमें से किसी एक व्यक्ति को चेयरमैन के सीट पर काबिज किया जा सकता है और उसको वो टोटल पावर दिया जाएगा कि आप चेयरमैन का सभी पावर को आप यूज कर सकते हैं। वही लिखा हुआ, चेयरमैन सही पावर को यूज कर सकता है। कौन, जिस मेंबर को हम लोग चुनेंगे। आगे हो गया, बोर्ड की मीटिंग के लिए कम से कम 3 मेंबर। मैंने आपको बताया था कोई भी मीटिंग कभी भी होगा आपको 50% प्रेजेंस होना चाहिए। जैसे कि आपको कमेटी के, मैंने आपको जब हम लोग डिस्कस किया आपके साथ तब भी बोले थे कि उसमें 50% होना चाहिए, मतलब कम से कम 4 आदमी। इसमें कितने टोटल 6 आदमी है, 6 में 50% कितना हो गया, 3 हो गया, तो कम से कम 3 आदमी होना ही चाहिए।
ये हो गया। यदि 3 आदमी नहीं होते हैं तो 7 दिन के लिए वो स्थगित हो जाएगा, एडजर्न कर दिया जाएगा कि 7 दिन के बाद मीटिंग होगा। 7 दिन के बाद भी ये नहीं होगा तो फिर जितने भी आदमी रहेंगे उसमें मीटिंग आपको कर लिया जाएगा। ये हो गया। यदि किसी मीटिंग में 2 या 2 से अधिक मेंबर्स किसी टॉपिक की बात करना चाहेगा, 2 या 2 से अधिक आदमी चाहते हैं कि इस टॉपिक की बात किया जाए, तो वो चेयरमैन उस अगला मीटिंग में उस टॉपिक को लेकर बात करेगा ही करेगा, 2 या उससे अधिक आदमी। ये हो गया। चेयरमैन कास्टिंग वोट का उपयोग कर सकता है। यदि मान लो किसी प्रकार का आपका यदि वोटिंग होता है, यदि बराबर हो गया है, जिस 5 आदमी, टोटल 6 आदमी है, चेयरमैन तो वोट नहीं दिया है, टोटल 5 आदमी, 5 आदमी एक आदमी एब्सेंट है, तो 2-2 वोट पड़ गया मान लीजिए, तो उस समय कास्टिंग वोट का यूज कौन कर सकता है? चेयरमैन आपका कर सकता है। ये चीज हो गया। रेगुलेशन 11 सर्टिफिकेट्स ग्रांटेड बाय बोर्ड। जो आपको बोर्ड ऑफ जो माइनिंग एग्जामिनेशन है वो कितने सर्टिफिकेट ग्रांट करती है? टोटल 7 सर्टिफिकेट ग्रांट करती है। क्या क्या करती है? मैनेजर का 2 सर्टिफिकेट, सेकंड क्लास एंड फर्स्ट क्लास, ये हो गया। सर्वेयर 3 हो गया, ओवरमैन 4 हो गया, सरदार 5 हो गया, इंजन ड्राइवर 6 हो गया, गैस टेस्टिंग 7 हो गया। इसमें से जो आपका वाइंडिंग इंजन और जो आपका गैस टेस्टिंग है, ये जो 2 सर्टिफिकेट है, ये जो 2 सर्टिफिकेट है, इसमें आपका रिस्ट्रिक्टेड और आपका अनरिस्ट्रिक्टेड ये लिखा हुआ नहीं रहता है। बाकी जो भी सर्टिफिकेट आपका जो 5 है, बाकी जो आपको टोटल 5 सर्टिफिकेट है, ये आपका रिस्ट्रिक्टेड एंड अनरिस्ट्रिक्टेड दोनों प्रकार के होते हैं। यदि आप ओपन कास्ट के हैं तो आपको रिस्ट्रिक्टेड मिलेगा, यदि आप अंडरग्राउंड से है तो आपको अनरिस्ट्रिक्टेड मिलेगा। ये आप समझ गए। कितने सर्टिफिकेट? 7 सर्टिफिकेट। क्या क्या? मैनेजर का 2 सर्टिफिकेट, कौन कौन सा? फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। उसके बाद सर्वेयर 3 हो गया, चौथा क्या हो गया? ओवरमैन। सरदार क्या हो गया? 5वां। छठा क्या हो गया? इंजन। उसके बाद क्या हो गया? गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट 7 हो गया। ये आप समझ गए। ये 7 को आप याद कैसे रखिएगा? टोटल तो 7 सर्टिफिकेट दिया जाता है और कोई भी कैंडिडेट किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम आपका 7 बार बैठ सकता है, मैक्सिमम 7 बार बैठ सकता है। ये चीज हो गया, समझ गए। कोई भी एग्जाम में आपको यदि बैठना है तो आपको कम से कम 20 ईयर्स एज होना चाहिए। बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन द्वारा कोई भी आपका एग्जाम हो रहा है तो आपको आपका उम्र आपका 20 साल होना चाहिए। रेगुलेशन 12 एग्जामिनेशन एंड एग्जामिनर्स। जो एग्जामिनेशन लेगा ना और जो एग्जामिनर्स होंगे ना, वो आपका बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन द्वारा निर्धारित रहेंगे। वो जहाँ चाहेंगे वहाँ आपका एग्जाम होगा, वो जिस टाइम पे चाहेंगे वहाँ आपका होगा। तो टाइम एंड डेट एंड एग्जाम सेंटर, ये सारा चीज़ आपको बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन डिसाइड करता है। ये हो गया। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। कोई भी आप एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं तो जो आपका एग्जाम डेट होता है उससे 60 दिन पहले आपको एग्जाम का एप्लीकेशन है वो सबमिट करना है, 60 डेज बिफोर। ये हो गया। और कोई भी एग्जाम का डेट निकलता है तो आपको एग्जाम जो आपका एग्जाम होने वाला है उसे आपको 60 दिन पहले निकालना है, 60 डेज बिफोर। इसमें इतना ही बताया गया है। अब आते हैं हम लोग इससे जुड़े हुए क्वेश्चन का आपके साथ डिस्कस करते हैं। क्या क्वेश्चन है? एज पर CMR 2017 नोटिस ऑफ नोटिफाइड डिजीज इज टू बी सबमिटेड इन। जो नोटिस नोटिफाइड डिजीज का जो आपका नोटिस है वो किस फॉर्म में दिया जाएगा? तो ये आपका क्या लिखा हुआ है? फॉर्म 3। फॉर्म 3 में क्या दिया जाता है? फॉर्म 4 में क्या दिया जाता है? फॉर्म 5 में क्या दिया जाता है? फॉर्म 7 में क्या दिया जाता है? मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं कि जिसका फॉर्म का एक कंप्लीट वीडियो मैं आप लोगों के साथ ला रहा हूं, जिसमें आपका फॉर्म 1A 1B 1C 2A 2B 2C, उसी प्रकार आपका फॉर्म 3 भी आएगा, फॉर्म 4 आएगा, 5 आएगा, टोटल चीज। तो फॉर्म 3 में क्या है? फॉर्म 3 में आपका एनुअल रिटर्न है, याद रखिएगा। फॉर्म 3 में आपका एनुअल रिटर्न दिया जाता है ऑन और बिफोर 1 फरवरी। जनरल कंडीशन, उसमें 2 कंडीशन याद रखिएगा, मैं उतना चर्चा नहीं कर रहा हूं, उसमें चर्चा करूंगा। ऑन और बिफोर 1 फरवरी याद रखिएगा। एनुअल रिटर्न। फॉर्म 4 में क्या है? फॉर्म 4 में 3 कंडीशन है, 4A 4B और 4C। समझ गए। ये आपका 24 आवर में आपको नोटिस देना है, एक आपका 7 डेज में नोटिस देना है, विद इन 7 डेज, और आपका विद इन 15 डेज में आपको एक नोटिस देना है। ये सारा चीज कब कब क्या नोटिस देना है, इसमें क्या है कि जो इंजर्ड पर्सन या जो भी एक्सीडेंट हुआ उसको टोटल पार्टिकुलर्स के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं और टोटल उसका नोटिस देते हैं, सारा फाइंडिंग्स करके। कोई आदमी जो इंजर्ड पर्सन ड्यूटी पे लौटता है उसका सारा डिटेल्स हम लोग 15 दिन के अंदर देते हैं, जब ड्यूटी पे रिटर्निंग ऑन ड्यूटी। कौन? वो इंजर्ड पर्सन रिटर्निंग ऑन ड्यूटी। आज 24 घंटा में जब कोई एक्सीडेंट होता है 24 घंटे के अंदर हम सारा चीज फाइंडिंग उसको भेजते हैं, कौन कौन चोट हुआ। ये चीज हो गया। 4A 4B 4C समझ गए। फॉर्म 5 में हम लोग यही है आपका जो नोटिफाइड डिजीज का हम लोग नोटिस भेजते हैं, नोटिफाइड डिजीज का हम लोग नोटिस भेजते हैं। ये हो गया। कितने दिन के अंदर? आपका विद इन 3 डेज, विद इन 3 डेज आफ्टर इन्फॉर्मेशन। सूचना मिलने के 3 दिन के अंदर आपको नोटिफाइड डिजीज का फॉर्म 5 में कौन भेजता है? आपका ऑनर, एजेंट या मैनेजर भेजता है। किसको भेजता है? सीम को भेजता है, और किसको? रीम को भेजता है, और किसको? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजता है, और CAPC को, और किसको भेजता है? इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मेडिकल को। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पर आपको याद कर लेना है।
फॉर्म 7 क्या है आपका, मैनेजर चार्ज रिपोर्ट। जब मैनेजर कोई काम को छोड़ के जाता है ना एक माइंस को, तो क्या होता है, जो नया आने वाला जो आपका मैनेजर रहता है वो उसको चार्ज देता है, न्यू अपकमिंग मैनेजर। किसमें, फॉर्म 7 में क्या है, मैनेजर चार्ज रिपोर्ट है। कौन सा, फॉर्म 7। ये आप समझ गए। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, नोटिस ऑफ नोटिफाइड इज सबमिटेड टू, किसको सबमिट किया जाता है। अभी जस्ट इससे पहले किसको सबमिट किया जाता है, 1 2 3 4 5, ये समझ गए। अब आप देखिए यहाँ पर चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सीएपीसी और इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मेडिकल। अगला क्वेश्चन, नोटिस ऑफ नोटिफाइड इज सबमिटेड बाय, कौन सबमिट करता है। देखिए पहला क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस किए, ऑनर, एजेंट या मैनेजर, ऑनर, एजेंट या मैनेजर। तो देखिए आपका कहाँ लिखा हुआ है, सबमिटेड बाय कौन, ऑनर, एजेंट या मैनेजर, ये समझ गए। ये सिम, रीम, डीएम, सीएपीसी, इंस्पेक्टर, इसको सबमिट हम लोग करते हैं, सबमिटेड टू हो जाएगा, इसको हम लोग देते हैं 5 आदमी को, ये समझ गए। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, नोटिस ऑफ नोटिफाइड इज सबमिटेड विद इन, कितना दिन के अंदर, मैंने आपको बताया था 3 दिन के अंदर, भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं, 3 दिन के अंदर। ये 15 दिन के अंदर क्या है, यदि कोई इंजर्ड पर्सन रिटर्निंग और ड्यूटी पे लौटता है, रिटर्निंग ऑन ड्यूटी, तब इसका डिटेल्स भेजता है ऑनर, एजेंट, मैनेजर। ये हो गया 15 दिन के अंदर, ये आप समझिएगा। 60 डेज वाला में क्या है ना, कोई भी आपको एग्जाम का फॉर्म भरना है तो जो उसका एग्जाम डेट है उसको 60 दिन पहले भरना है, ये समझ लीजिएगा। 60 डेज बिफोर। 30 दिन आप हमको ये बताइए, ऐसा कौन सा मीटिंग है जिसको प्रत्येक 30 दिन में कम से कम आपको एक बार करना ही करना है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, मिनिमम एज फॉर अपियरिंग इन गेस्ट टेस्टिंग एग्जामिनेशन। देखिए एक्चुअली में क्या होता है, आपका बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन के द्वारा कोई भी एग्जाम कंडक्ट होता है तो आपका जो मिनिमम एज है वो आपका कम से कम 20 ईयर्स होना ही चाहिए। कोई भी एग्जाम, चाहे वो मैनेजर का हो, सरदार का हो, सर्वेयर का हो, गेस्ट टेस्टिंग का हो, या फिर इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट का हो, किसी का भी हो, कम से कम आपका 20 साल आपका एज होना ही चाहिए, कंप्लीट 20 ईयर्स। 16 ईयर्स क्या होता है, मैंने आपके साथ चर्चा किया था, ये बहुत बार हो चुका, आपको याद भी हो गया होगा। ट्रेनिंग के लिए आप कम से कम 16 साल कंप्लीट किए तो ही आप ट्रेनिंग या फिर अप्रेंटिस बनकर माइंस में जाकर आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। ये चीज समझ गए। 18 साल आप किसी माइंस में इंप्लॉय बन सकते हैं, माइंस में आप काम करने के लिए आप मतलब एलिजिबल हैं। 18 साल से कम रहिएगा तो आप काम नहीं कर सकते। यही आपका एडल्ट का भी उम्र है। एडल्ट का मतलब होता है कंप्लीटेड 18 ईयर्स, ये हो गया। 23 ईयर्स आपको मैनेजर बनने के लिए मिनिमम आपके पास 23 ईयर्स का एज आपके पास होना ही चाहिए, ये समझ गए। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या है, मिनिमम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर गेस्ट टेस्टिंग एग्जामिनेशन। गेस्ट टेस्टिंग एग्जामिनेशन के लिए मिनिमम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, 6 महीना का होना चाहिए। 6 महीना क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि आप सर्वे का सर्टिफिकेट चाहते हैं और यदि आप किसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का क्लास किए हैं तो आपके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसका, सर्वेयर सर्टिफिकेट के लिए, याद रखिएगा, सर्वेयर सर्टिफिकेट के लिए। यह आप समझ गए। यदि आप किसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से आप थ्योरी या प्रैक्टिकल का क्लास किए हैं तो आपको कम से कम 6 महीने का एक्सपीरियंस चाहिए। यदि आपका होगा नहीं, 1 साल का एक्सपीरियंस क्या है सर, 1 साल का एक्सपीरियंस क्या है यदि आप फील्ड कैंडिडेट नहीं हैं और यदि माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट चाहते हैं। फील्ड कैंडिडेट नहीं है मतलब किसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा या डिग्री किए हैं तो कम से कम आपका 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। किसमें आपका, ये सरदार सर्टिफिकेट के लिए, सरदार सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, याद रखिएगा। अदर देन फील्ड कैंडिडेट, यदि फील्ड कैंडिडेट रहता तो कितना एक्सपीरियंस चाहिए आपको, 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए। किसके लिए, फील्ड कैंडिडेट के लिए। एकदम भूलिएगा नहीं, याद कर लेना है, यहीं पर आप कोशिश कीजिए कि यहीं याद कर ले। अगला क्या है, 2 साल का एक्सपीरियंस। मैंने अभी आपको बताया था कि डिग्री इन माइनिंग होना चाहिए और आपका सुपरविजन, कंट्रोल, डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट या मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन, डायरेक्शन, बोलिए जो बोलिएगा आप, इस चारों में से आपको 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए। किसमें, आप बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन का मेंबर बनने के लिए, याद रखिएगा। उसमें कम से कम 3 मेंबर के पास क्या होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस और क्या होना चाहिए, डिग्री इन माइनिंग। और एक जो मेंबर होता है वो आपका किसी डिग्री इन माइनिंग या फिर उसके इक्विवेलेंट किसी कॉलेज में क्या करता हो, आपका जॉब करता हो या फिर माइनिंग रिसर्च
या फिर आपका प्लानिंग में लगा हो कम से कम एक मेंबर, वो आपका बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन का मेंबर बन सकता है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका होगा नहीं, आपका होगा नहीं, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। गेस्ट टेस्टिंग एग्जामिनेशन के लिए आपको किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। आगे आते हैं, द मिनिमम एज ऑफ पर्सन टू बी अपीयर इन मैनेजर एग्जाम। मैनेजर एग्जाम के लिए हमको क्या बताए थे, 23 ईयर्स के आपको एज क्रॉस करना चाहिए। कम से कम आपको 23 ईयर का, 23 साल आप यदि कंप्लीट कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए मतलब आप मैनेजर बन सकते हैं, आप उसका एग्जाम में बैठ सकते हैं। 20 साल क्या बताए थे, अभी मैंने आपके साथ चर्चा किया कि किसी भी एग्जाम में जो आपको बोर्ड के द्वारा जो आपका एग्जाम कंडक्ट होता है, आपको कोई भी एग्जाम बैठने के लिए आपका मिनिमम एज आपका वो आपका 20 ईयर्स है, आप बैठ सकते हैं। समझ गए ना। आगे आते हैं 18 ईयर्स। 18 ईयर्स क्या होता है कि अब यदि बोलिएगा कि बोर्ड के द्वारा माइनिंग एग्जामिनेशन बैठने के लिए कोई भी आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है, ये मैनेजर के लिए 23 कर दिया है, बाकी के लिए आप 20 साल में बैठ सकते हैं। ठीक है, इसमें अब यदि आप मैनेजर के लिए क्वालिफाई करते हैं तो आपको बोलते हैं कि आपका एज कम है, आपका 23 ईयर हो जाएगा, तो आप आराम से मैनेजर का कॉम्पिटेंसी एग्जाम में बैठ सकते हैं। 18 साल क्या है, माइंस में काम करने के। 16 साल क्या है, अप्रेंटिस या ट्रेनिंग के लिए। ये आप समझ गए। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन। मतलब बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं, क्या बताए थे हम, 6 बताए थे। एक क्या होता है, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। और कितने होते हैं, और 5 मेंबर्स होते हैं। 5 मेंबर्स को कौन इलेक्टेड करता है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। ये समझ गए। टेन्योर कितना होता है, 3 साल, या उसका जो नया सक्सेसर आएगा उसका अपॉइंटमेंट ना हो जाए, ये आप समझ गए। उसमें से आपका 3 मेंबर्स के बारे में बता चुके हैं और 1 मेंबर्स के बाद, ये टोटल, ये समझ गए। तो टोटल कितने मेंबर होते हैं, 6 होते हैं। ये 3 और 1 बल्कि 4 नहीं बोलना है। क्या क्या कंडीशन है मैं आपके साथ चर्चा कर चुका हूँ। ये आपका 8 क्या है, 8 आपका कमिटी। अब कमिटी का एक वीडियो भी आपके साथ डिस्कस किया हूँ, आप देख सकते हैं कि कमिटी के जो मेंबर्स होते हैं आपको 8 है। 13 और 15 सेफ्टी कमेटी में आप लोग का जो डाउट क्वेश्चन हमेशा आपके दिमाग में चलता है, याद रखिएगा। मेरा सजेशन है और ये 100% सही भी है कि आपका जो कमेटी का जो टोटल मेंबर्स होते हैं, किसमें, सेफ्टी कमेटी में बात कर रहा हूँ, सेफ्टी कमेटी। सेफ्टी कमेटी में आपका टोटल मेंबर्स मिनिमम आपका कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। कौन कौन होते हैं, 5 आपका मैनेजमेंट का, 5 आपका वर्कर का, 1 होता है मैनेजर, 1 होता है सेफ्टी ऑफिसर, और आपका 3 गो WI होता है। हालांकि WI वर्ड लिखा हुआ है, WI बोले तो आपको 3 आना है, तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 2 12 3 15, याद रखिएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोटिफाइड डिजीज। कौन सा नोटिफाइड डिजीज नहीं है, नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉसेस एकदम नोटिफाइड डिजीज है, ये आपका होगा नहीं। CO पॉइजनिंग ये अभी तक आया नहीं है, लेकिन आने वाले समय में आ जाएगा, मतलब यही आपको नोटिफाइड डिजीज नहीं है, तो हम लोग इसको टिक आउट करेंगे। सिलिकोसिस ये भी आपको नोटिफाइड डिजीज, ये आपका होगा नहीं। A एंड B, बहुत कोई क्या करेगा, इस क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ेगा और नोट को नहीं पढ़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोटिफाइड डिजीज, नोटिफाइड डिजीज, अरे ये वाला भी है, ये वाला भी, A एंड B ऑप्शन दिया, इसमें टिक आउट करके आ जाएगा, पता चलेगा कि ऑप्शन को क्या था। आपका जो ऑप्शन जो आपका सही है, क्वेश्चन भी सही है, लेकिन आपने जल्दबाजी में पढ़ने के कारण में गलत टिक आउट करके आ गया, इसलिए आपको जल्दबाजी नहीं करना है। CO पॉइजनिंग आपका क्वेश्चन क्या है, इसके अनुसार आप टिक आउट कीजिएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, द टेन्योर ऑफ मेंबर्स ऑफ बोर्ड इज, क्या होता है आपका, 3 साल होता है। समझ गए ना, 3 साल होता है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या है, मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं कि छोड़िए, मैं आपका आगे का भी क्वेश्चन आया तो मैं आपके साथ चर्चा कर लूंगा। हु इज द सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, सेक्रेटरी कौन होता है। देखिए, चेयरमैन आपका चीफ इंस्पेक्टर होता है, चीफ इंस्पेक्टर अपॉइंट कोई इंस्पेक्टर, क्या होता है आपका सेक्रेटरी होता है, क्या हो जाएगा आपका इंस्पेक्टर हो जाएगा। समझ गए। CIM क्या होता है, वो आपका चेयरमैन होता है, ये याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन के, द टोटल नंबर ऑफ सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय बोर्ड, बोर्ड के द्वारा कितने सर्टिफिकेट दिया, टोटल 7 सर्टिफिकेट। क्या क्या, मैनेजर का आपका 2, सर्वेयर, ओवरमैन, सरदार, कितना हो गया 2 3 5, इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट, और 7वां आपका क्या हो गया, गेस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट। 7 सर्टिफिकेट। मैक्सिमम कितना बार बैठ सकते हैं, 7 बार। एज कितना होना चाहिए, 20 साल। आगे आते हैं। इस प्रकार हम लोग इस पूरे स्लाइड को रेगुलेशन नंबर 9 से लेकर रेगुलेशन 13 तक हमने आपके साथ डिस्कस किया। और इसकी जो बाकी की जो रेगुलेशन है, रेगुलेशन आपका स्टार्टिंग से, चाहे वो आपका डेफिनेशन से स्टार्ट हो से लेकर अभी तक का, ये सारा वीडियो आपको यूट्यूब पे अच्छे तरीके से क्वेश्चन के साथ, जिस प्रकार अभी क्लास हुआ इसी प्रकार का अपलोड किया गया है। आपको यदि किसी प्रकार का इससे रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपका जो डाउट है उसको क्लियर करने का। अभी जो आपका माइनिंग सरदार का जो आपका NCL में एग्जाम हुआ है, उसका जो लेवल है, वो अभी तक का जो एग्जाम का लेवल चलते आ रहा है कोल इंडिया का, उससे लेवल का हट के थोड़ा सा अच्छा मेंशन किया है। इसलिए काइंडली आप अच्छे तरीके से रेगुलेशन को पढ़ें, एकदम बारीकी के साथ पढ़ें कि आने वाला एग्जाम में आपका सिलेक्शन पक्का हो। मैं आप लोगों के साथ फिर मिलूंगा अगला वीडियो में फॉर्म को लेकर। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।